हेलो। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, राइट? हाइलाइटर, पेंसिल काम ही नहीं कर रहा है। सबसे लास्ट चैप्टर यही पढ़ा है, तो बहुत सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए इसमें, राइट? बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं इसमें। तो क्या क्या बातें याद रखनी है वो सारी चीजें आप मार्क करते जाना अपने टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक साथ में रखें पैरेलली, राइट? तो इस चैप्टर में सबसे पहली चीज जो हम पढ़ते हैं ना कि डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई है, तो इसमें पहला डिटेल आपको याद रखना है फ्रेडरिक मिशर का। फ्रेडरिक मिशर, राइट? फ्रेडरिक मिशर जो है, ही वाज वर्किंग ऑन वाइट ब्लड सेल्स, जिसके अंदर मेजर कंपोनेंट, वाइट ब्लड सेल्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द पस फ्रॉम इन्फेक्शंस। पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने एक्सप्लेन किया था। ही कलेक्टेड अ लॉट ऑफ पस फ्रॉम बैंडेजेस एट द लोकल हॉस्पिटल. He used a salt solution to wash the pus of the bandages. When he added a weak alkaline solution to the cells lysed and nuclei precipitated out of the cell. मतलब सेल फूट गया और जो न्यूक्लियाई था वो प्रेसिपिटेट आउट हो गया, राइट? फ्रॉम द सेल न्यूक्लियाई ही आइसोलेटेड अ यूनिक केमिकल सब्सटेंस विच ही कॉल्ड व्हाट, न्यूक्लिन. तो इन्होंने न्यूक्लिन डिस्कवर करा. तो आपका एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन मिल सकता है कि फ्रेडरिक मिशर डिस्कवर्ड व्हाट, न्यूक्लिन फ्रॉम द पस. ठीक है.
नाउ विल टॉक अबाउट द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, ये पढ़ेंगे, मतलब इसका रिसर्च पढ़ेंगे, कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स हुए। इसके अंदर सबसे पहली चीज कि ये याद रखना है कि लोगों को ऐसा पता था, मतलब 1900 तक वी ऑलरेडी नो मिशन न्यूक्लिन वाज अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। उनको ये मालूम था कि जो न्यूक्लिन है इट इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। कह रहे हैं बेसिकली दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, डीएनए और आरएनए, राइट। तो जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, ये कैसे प्रूव हुआ, कौन कौन से साइंटिस्टों ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, ये क्वेश्चन आता है बोर्ड के लिए, बहुत फेवरेट पार्ट है। दिस इज द मोस्ट फेवरेट पार्ट, राइट। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में क्वेश्चन आता है 2 मार्क का, राइट। 2 या 3 मार्क का ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पूरा एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है आपको। तो कह रहे हैं 1928 एक ब्रिटिश मेडिकल ऑफिसर हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक ग्रिफिथ, राइट। तो फ्रेडरिक Griffith performed an experiment on bacterium Streptococcus pneumoniae that causes pneumonia in humans, जो ह्यूमंस को निमोनिया कॉज करता है। ग्रिफिथ ने 2 स्ट्रेन्स लिए इसके स्ट्रेप्टोकोकस के। ये सारी बातें मैंने बताई थी कि he took 2 strains of streptococcus to find a cure for pneumonia, which was the common cause of death at the time. At that time, the 2 strains were what? Virulent, smooth, pathogenic, and capsulated S type. S type जो था, it was what बच्चों? Smooth। एस स्टैंड्स फॉर स्मूथ, राइट। स्मूथ की वजह से पॉलीसेकेराइड की कोटिंग थी, पॉलीसेकेराइड की कोटिंग की वजह से वो नॉन बायोडिग्रेडेबल था, तो वो वायरुलेंट था, स्मूथ था और पैथोजेनिक था। बात करें आर स्ट्रेन की, तो आर स्ट्रेन वाज नॉन वायरुलेंट एंड इट वाज रफ एंड नॉन पैथोजेनिक इन नेचर। ग्रिफिथ कंडक्टेड 4 एक्सपेरिमेंट्स ऑन दिस बैक्टीरिया। ग्रिफिथ ने इस एक बैक्टीरिया पे 4 एक्सपेरिमेंट्स किए। फर्स्ट व्हेन ही इंजेक्टेड बैक्टीरिया ऑफ
सर ने लीव किया, कभी किया? हेलो। हेलो। जताश्री। यस मैम। सर निकल गए क्या सेशन से? कभी निकले अभी? 5 to 6 minutes हुआ मैम। ओके। मैं बैक कैसे हो गया? कहाँ तक पढ़ाया था मैंने? हेलो। सर आप पेज नंबर 71 की स्टार्टिंग पे थे। अरे मैंने यहाँ तक ऐसे ही पढ़ा दिया कि ये सब नहीं पढ़ाया आप लोगों को? हेलो। सर आपकी स्क्रीन भी नहीं दिख रही है। एक सेकेंड। अब दिख रही है क्या? यस सर। ये सब मैंने पढ़ा दिया तो फिर मैं लीव हो गया था क्या? आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी 71 पेज नंबर के बाद से। ये भगवान, तो बोलना नहीं चाहिए फिर। मैंने इतना सारा क्या क्या बड़बड़ किया फिर। पैक भी हो गया पूरा। ये सब मार्किंग जो मैंने दिए हैं ना, ये सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है? इसमें यहाँ तक तो करा दिया मैंने, यूक्रोमैटिन तक। लेट्स गो विद डीएनए रेप्लिकेशन। आवाज आ रही है मेरी? मुझे बोलते रहो अगर आवाज वगैरह नहीं आ रही है तो। हाँ सर अभी आ रही है। डीएनए रेप्लिकेशन। द डीएनए मॉलिक्यूल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। आपको पता है कि सेल के अंदर जितने भी एक्टिविटीज होती हैं, वो सारे एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है? डीएनए मॉलिक्यूल, राइट? Because of its unique structure, it is able to control other molecules of the cell. At the same time, when the cell reproduces, the DNA also should be replicated, duplicate itself to replicate. मतलब डीएनए खुद को भी रेप्लिकेट करवाता है और बाकी मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन को भी कंट्रोल करता है। डीएनए हैज टू फंक्शन, इट हैज हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन एंड ऑटोकैटालिटिक फंक्शन। हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन मतलब हेटेरो मतलब खुद का नहीं, दूसरे का, और ऑटो मतलब खुद का। तो when DNA directs the synthesis of chemicals produced other than itself, मतलब जब एक डीएनए कुछ ऐसे केमिकल्स बनाता है जो उसके पास नहीं है, then such functions of DNA are called heterocatalytic function. ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं? हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ट्रांसलेशन। यस और नो? तो आरएनए बनना इज व्हाट? ट्रांसक्रिप्शन। एंड प्रोटीन बनना इज व्हाट? ट्रांसलेशन। दिस इज हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन। और जब डीएनए खुद का ही कॉपी बनाता है, when DNA directs the synthesis of DNA itself, then such function is called what? Autocatalytic function. Example, replication. हम पढ़ने जा रहे हैं रेप्लिकेशन इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस ओनली इन द सेल साइकिल। इट अकर्स इन द एस फेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कौन से फेज में होता है? एस फेज में। डीएनए रेप्लिकेट्स थ्रू सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन से। द मॉडल फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। डीएनए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का मॉडल जो है या फिर तरीका जो है, किसने प्रूफ दिया था, प्रपोज किया था? वाटसन एंड क्रिक ने। ऑन द बेसिस ऑफ एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। मतलब इन्होंने बोला था कि जो बेस पेयरिंग होगी या फिर आप जो रेप्लिकेशन का तरीका सीखेंगे,
वो किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड. व्हाट आर द स्टेप्स इन डीएनए रेप्लिकेशन? डीएनए रेप्लिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. तो द फोर टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए, दैट इज डीएएमपी. मतलब आप बताओ ना यार, मुझे ना एक डीएनए है, इस डीएनए से मुझे एक और डीएनए बनाना है, तो मुझे डीएनए के स्ट्रैंड ही तो बनाने हैं. हैव टू प्रोड्यूस व्हाट? एक डीएनए है, उस डीएनए से मुझे एक और डीएनए का स्ट्रैंड बनाना है. तो ये डीएनए का स्ट्रैंड मुझे बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स लगेंगे ना. तो ये न्यूक्लियोटाइड्स को मैं क्या करूंगा? एक्टिवेट करूंगा. तो इनको ही बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. The four types of nucleotides of DNA, that is DATP, DAMP, DGMP, DCMP, DTMP are present in the nucleoplasm. nucleoplasm के अंदर ऑलरेडी होता है. उसको क्या बनाते हैं? DAMP को DATP बनाते हैं. कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में? फॉस्फोरिलेज के. एंजाइम्स आर इंपॉर्टेंट. जिसको एंजाइम याद रहेगा वो ये टॉपिक अपने आप लिख लेगा. पहले लिख लेना एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और लिख लेना DAMP को क्या बनाया है? DATP विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डी फॉस्फोरिलेज. उसके बाद आएगा पॉइंट ऑफ ओरिजिन और इनिशिएशन पॉइंट. You'll get what? Point of origin or initiation point. So it begins at specific point O origin and terminates at point T. Origin is flanked by, flanked मतलब फंसा हुआ है. ओरी साइट, ओरी साइट. पॉइंट ऑफ ओरिजिन और इनिशिएशन पॉइंट का मतलब ही ओरी साइट होता है. कह रहे ओरी साइट इज फ्लैंक्ड बाय टी साइट्स. टर्मिनेशन पॉइंट के बीच में ओरी साइट होता है. द यूनिट ऑफ डीएनए इन विच रेप्लिकेशन अकर्स इज कॉल्ड रेप्लिकॉन. डीएनए के उस हिस्से में जहां पे रेप्लिकेशन होता है उसको रेप्लिकॉन कहते हैं. In prokaryotes, there is only one replicon. However, in eukaryotes, there are several replicons in the tendon. At the point O, जब ओरी साइट मिल जाएगा डीएनए के अंदर, मान लो ये ओरी साइट है, तो ये ओरी साइट पे एंजाइम एंडोन्यूक्लियस आएगा. एंड दिस एंडोन्यूक्लियस विल कट इट, मतलब कट करके निक फॉर्मेशन करवाएगा. जैसे कि ये डीएनए मान लो, तो ये डीएनए कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसे. तो निक फॉर्मेशन करवाएगा. टेम्पररीली द निक अकर्स इन द सुगर फॉस्फेट बैकबोन. मतलब एंडोन्यूक्लियस कौन सा एंजाइम कट करता है ये पूछा तो आप बोल देना कि इट कट्स द शुगर फॉस्फेट बैकबोन. इट कट्स व्हाट? शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. थर्ड स्टेप इज व्हाट? जो कट गया. अभी देखो कैसे है कि मान लो ये डीएनए स्ट्रैंड था, एक सेकंड मैं बताता हूँ. जैसे मान लो ये डीएनए स्ट्रैंड था, तो इस डीएनए स्ट्रैंड में यहाँ पे निक फॉर्मेशन हुआ क्योंकि ये ओरी साइट था. तो यही डीएनए आपका ऐसा दिखने लगा, ऐसा दिखने लगा. यहाँ पे देखो खुल गया है. तो यहाँ पे जब खुला तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो है इनका टूट गया. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यहाँ पे अनवाइंडिंग होगी. मतलब थर्ड स्टेप जो है वो क्या होगा? इनको अनवाइंड करना है, मतलब यहाँ से खोलना है. ये जो ऐसे ऐसे इनका स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना, तो उसको खोलना है. तो अनवाइंड करना. वाइंडिंग किसकी वजह से हुआ था? हेलिकल स्ट्रक्चर की वजह से. तो अनवाइंडिंग करना है तो मतलब मुझे क्या करना है? हेलिकल स्ट्रक्चर ब्रेक करना है. तो नाउ एंजाइम डीएनए हेलिकेज ऑपरेट्स बाय ब्रेकिंग वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन द विसिनिटी ऑफ ओ के आसपास जो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स है उनको ब्रेक करेगा. द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सेपरेट एंड अनवाइंड. दिस अनवाइंडिंग इज बाइडायरेक्शनल कंटिन्यूस एज वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्क. ये अनवाइंडिंग बाइडायरेक्शनल होता है, मतलब ऐसे भी हो रहा है और ऐसे भी हो रहा है. और ये बाद में बनकर क्या बन जाता है? मतलब पूरा खुलकर क्या बन जाता है? रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाता है. राइट. ईच सेपरेटेड स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट. द टू सेपरेटेड स्ट्रैंड्स, अब ये जो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हुए हैं इन पे एक प्रोटीन बाइंड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं एसएसबीपी. ये एसएसबीपी क्या करता है? इट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम फर्दर कॉइलिंग. द टू स्ट्रैंड सेपरेटेड strands are what? The two separated strands are prevented from coiling or rejoining by SSBP single strand binding protein. Single strand binding protein remains attached to both the separated strands so as to facilitate synthesis of new polynucleotide chain. तो इन पे नया पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगा. अब इसके बाद टॉपिक आ जाएगा लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड. तो आप याद रखो कि डीएनए का हमेशा जो कॉइलिंग होता है या फिर एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है ना, द न्यूक्लियोटाइड एडिशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन विच डायरेक्शन?
5' to 3' direction. Addition of nucleotides always takes place in which direction? 5' to 3' direction. अब दोनों टेम्पलेट पर प्राइमर जुड़ गए हैं. आप बताओ, एक प्राइमर सब दोनों जगह 3' एंड पे प्राइमर जुड़ेगा, तो इसका 3' एंड इधर है, यहाँ प्राइमर जुड़ गया, और इसका 3' इधर है, तो यहाँ प्राइमर जुड़ गया. अब इनका सिंथेसिस होगा, तो जब इसका सिंथेसिस होगा तो जो रूल है उसी रूल से ही हो रहा है. मतलब नया स्ट्रैंड कैसे होना चाहिए? 5' to 3' होना चाहिए. तो ये रूल के हिसाब से ही न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं. यहाँ पे क्या होता है, नया स्ट्रैंड जो है वो 5 to 3 ही चलना चाहिए, राइट. लेकिन ये बताओ बना कहाँ है? 3 के पास बना है. तो पहला न्यूक्लियोटाइड हमेशा 5' डायरेक्शन में ऐड होना चाहिए, लेकिन ये कौन से की तरफ हो रहा है? 3 की तरफ. इसीलिए ये अगेंस्ट द रूल है, इसीलिए ये लैगिंग स्ट्रैंड होगा. तो आपको क्या चीजें याद रखनी है? ये रेप्लिकेशन फॉर्क तो पता ही हो गया कि जब अनवाइंडिंग हो जाएगा तो अनवाइंडिंग के बाद द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए अपीयर्स एज इन्वर्टेड वाई शेप्ड स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज व्हाट? रेप्लिकेशन फॉर्क. अब नया स्ट्रैंड बना तो आरएनए प्राइमर्स लगा दिया आपने. आरएनए प्राइमर्स हमेशा आप कहाँ लगाते हो? 3' एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड. और कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स की मदद से पेयरिंग करवा देते हो. ए हमेशा किसके साथ पेयर करता है? टी के साथ. एन टी हमेशा पेयर करता है जी के साथ. जी किसके साथ करता है? सी के साथ. और सी किसके साथ करता है? जी के साथ. इसके बाद आता है बच्चों लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड. मैंने बताया जो टेम्पलेट स्ट्रैंड, the process of replication always starts at C3 end of the template and proceeds in what? C5 direction. As both the strands of the DNA are anti-parallel, new strands are always synthesized in what direction? 5 strand dash to 3 dash direction. देखो जो टेम्पलेट 5 dash to 3 dash है, the new strand formed on the template 5 to 3 is always lagging strand, and the new strand that is formed from the template 3 to 5, नया स्ट्रैंड कैसे बनेगा? 5 to 3 बनेगा, और वो क्या होगा? लीडिंग स्ट्रैंड होगा. मैचुरेशन और ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स. जो लैगिंग स्ट्रैंड बने हैं ना, वो लैगिंग स्ट्रैंड पे जो डिस्क्रीट यूनिट्स हैं, छोटे छोटे टुकड़े, उनको ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं. उन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को क्या करने की जरूरत है? जोड़ने की जरूरत है. तो उनको जोड़ने के लिए क्या काम आएगा? डीएनए सिंथेसिस ऑन लैगिंग स्ट्रैंड. देखो लिखा है, डीएनए सिंथेसिस ऑन लैगिंग स्ट्रैंड टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल फ्रैगमेंट्स कॉल्ड ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, which is named after the scientist Okazaki. Okazaki fragments are joined by enzyme DNA ligase. RNA primers are removed by DNA polymerase and replaced by DNA sequences with the help of what? DNA polymerase 1 in prokaryotes. Prokaryotes में DNA polymerase एक ही टाइप का होता है. और RNA primers को रिमूव किससे कर रहे हैं वो याद रखना है. RNA primers जो लगे थे ना, वो रिमूव होने चाहिए ताकि फर्दर वापस जब रेप्लिकेशन की जरूरत हो तो वो यूज हो सके. DNA polymerase and are replaced by what? DNA sequences with the help of DNA polymerase 1 in prokaryotes. और फाइनली डीएनए गायरेज क्या करेगा? टोपोआइसोमरेज जो क्या है, वो डबल हेलिक्स बना देगा. डीएनए का डबल हेलिक्स बना देगा. फॉर्मेशन ऑफ डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल. डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप होता है. सेमी कंजर्वेटिव मतलब 50% इज द हाफ ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ बोथ द डॉटर डीएनए. जो रेप्लिकेशन के बाद जो दो डॉटर डीएनए बनेंगे, उनका हाफ ऑफ द स्ट्रैंड मतलब वन स्ट्रैंड will be what? Parental, and the one strand will be what? Newly synthesized, right? तो वो चीज था. Now we'll talk about experimental conformation, semi-conservative replication. In newly formed DNA molecule, one strand is old and the other strand is newly synthesized. This is called what? Semi-conservative mode of replication. इस टेक्निक को करने के लिए जो मतलब इस चीज को प्रूव करने के लिए, मतलब डीएनए जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है उसका. इस चीज को प्रूव करने के लिए मेजेल्सन एंड स्टाल ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम है इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, जिसके अंदर ये पूरा डायग्राम आपको अगर ड्रॉ कर दिया तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. इन्होंने क्या करा था, मेजेल्सन एंड स्टाल ने, व्हाट दे डिड, ये पैराग्राफ आप तुरंत रीड करना लेक्चर के बाद. मेजेल्सन एंड स्टाल ने क्या किया था कि डीएनए का स्ट्रैंड लिया था, सॉरी, मेजेल्सन एंड स्टाल ने एक इकोलाई लिया और उस इकोलाई को एक ऐसे सोल्यूशन में ग्रो कराया जिस सोल्यूशन में N15 प्रेजेंट था, मतलब नाइट्रोजन का आइसोटोप प्रेजेंट था. और उन इकोलाई को निकाल कर सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन के, मतलब एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन जो सेंट्रीफ्यूगेशन करवाता है,
सेंट्रीफ्यूग करवाया तो एक बैंड नजर आया, जो बैंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, N15 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उन्होंने इसको 20 मिनट छोड़ दिया और उनको ट्रांसफर कर दिया N14 में। ट्रांसफर टू व्हाट बच्चों, N14, और 20 मिनट वेट किया, क्योंकि इकोलाई का रेप्लिकेशन टाइम इज व्हाट, 20 मिनट्स। तो 20 मिनट छोड़ने के बाद उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे जो बैंड बना है वो बैंड N15 वाले बैंड जो बने थे ना, उससे थोड़ा सा ऊपर बना है। तो इनको क्या पता चला कि भाई N15 से वजन थोड़ा कम हुआ है, तो सोल्यूशन क्या मिला होगा, N14। मतलब नया सोल्यूशन, अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन जो था, NH4Cl सोल्यूशन जो था, इसके अंदर जो नाइट्रोजन रखा था वो कौन सा रखा था, N14 रखा था। तो उसके अंदर डाल के जब सेंट्रिफिकेशन करवाया तो उनको एक बैंड मिला जो ऊपर मिला। फिर एक और जनरेशन वेट किया, 20 मिनट और लगाया, फिर उन्होंने देखा दो बैंड मिल रहा है, एक पुराना बैंड वापस मिल गया जो जहां बन रहा था, और एक नया बैंड मिला। तो इन्होंने बोला कि जो होता है वो रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है, राइट। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, प्रोटीन सिंथेसिस। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आप ये पूरा डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे, डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हाँ मैम, अभी स्टार्ट करता हूँ मैं। हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें ना ये क्वेश्चन आता है सेंट्रल डॉगमा बोर्ड में, 2 मार्क क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट।
What is central dogma? Central dogma is nothing but unidirectional flow of information from DNA to RNA and to proteins. It is known as central dogma. तो ये definition you will write for 2 marks. देखो, प्रोटीन सिंथेसिस टोटल 2 स्टेप में होता है, ट्रांसक्रिप्शन में होता है और ट्रांसलेशन में होता है. अब प्रोटीन सिंथेसिस को जिस कॉन्सेप्ट ने एक्सप्लेन किया था उसका नाम है सेंट्रल डॉगमा. सेंट्रल डॉगमा जो है वो क्या है? द सेंट्रल डॉगमा is nothing but it is unidirectional flow of information from DNA to RNA and to proteins is referred to as what? Central dogma of molecular biology. And it was postulated by what? Francis Crick. ये किससे postulated है बच्चों? फ्रांसिस क्रिक ने इसको postulate किया. DNA to mRNA and from mRNA to polypeptide or D protein, right? The present concept of central dogma is retroviruses. मतलब अगर रेट्रोवायरसेस में सेंट्रल डॉगमा देखोगे ना तो ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो जाता है और इसको किसने बताया? सॉरी, बाई डायरेक्शनल फ्लो हो जाता है और इसको किसने बताया था? टेनिम और बाल्टीमोर ने. क्या कहता है कि डीएनए से एमआरएनए पे इंफॉर्मेशन इज ट्रांसक्रिप्शन एंड एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड इट इज ट्रांसलेशन एंड एमआरएनए से डीएनए पे वापस इंफॉर्मेशन फ्लो इज व्हाट? This is reverse transcription. So reverse transcription only occurs in what? Retroviruses or riboviruses, and it occurs due to the enzyme reverse transcriptase. देखो, DNA RNA dependent polymerase synthesize DNA from, तो एंजाइम कौन सा है? एंजाइम इज व्हाट? RNA dependent DNA polymerase, right? उल्टा लिखा है यहाँ, गलत लिखा है. इट इज DNA dependent RNA polymerase क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में हम क्या बनाते हैं? ट्रांसक्रिप्शन में हम बनाते हैं RNA. तो किसका पॉलीमर बनाने की जरूरत है? RNA की. तो RNA का पॉलीमर इज व्हाट बच्चों? RNA पॉलीमरेज, राइट? और डीएनए को देखकर बनाएंगे इसलिए डीएनए डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज. देखो, लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसक्रिप्शन. तो ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस where the information of only one strand of DNA is copied into RNA. This strand of DNA act as template. ये strand of DNA किसकी तरह काम करता है? टेम्पलेट की तरह काम करता है, राइट? एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्ट. बताया था मैंने, आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो आरएनए बनाने में हेल्प करता है. डीएनए इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियोइड ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड इन न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोट्स. डीएनए कहाँ लोकेटेड है? तो प्रोकैरियोट्स के न्यूक्लियोइड में और यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस में. DNA transcription takes place in the nucleus in eukaryotes where translation occurs in the cytoplasm. DNA transfers information to mRNA which then moves to ribosome. Transcription occurs in the nucleus. ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है. कौन कौन से फेज में होता है? G1 और G2 फेज ऑफ द सेल साइकिल में होता है. डीएनए हैज प्रमोटर एंड टर्मिनेटर साइट्स. डीएनए के पास प्रमोटर और टर्मिनेटर साइट्स होते हैं. ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स एट प्रमोटर साइट एंड स्टॉप्स एट टर्मिनेटर साइट. ये तो पता ही है. एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इतना सब कुछ नहीं लिखना है बच्चों. अगर ट्रांसक्रिप्शन आया ना तो डायरेक्टली यू विल स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर. बस ये सब लिख देना कि लोकेशन क्या है. मतलब क्वेश्चन आएगा ना तो आप लिख देना कि डीएनए इज लोकेटेड इन द, सॉरी, लोकेशन ये लिख देना कि ट्रांसक्रिप्शन जो होता है इट अकर्स इन द न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोट्स, सॉरी यूकैरियोट्स, एंड न्यूक्लियोइड इन व्हाट? यूकैरियोट्स. ठीक है, ये सब में होता है. इट अकर्स इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स. इसमें 3 स्टेजेस होते हैं: इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. नाउ विल टॉक अबाउट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? द ईच ट्रांसक्राइब्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. मतलब डीएनए के वो सेगमेंट को जिसको ट्रांसक्रिप्शन करने की जरूरत है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. इट कंसिस्ट ऑफ प्रमोटर, द स्ट्रक्चरल जीन एंड द टर्मिनेटर. It consists of what? Promoter, structural gene and terminator. 2 strands of DNA in the structural gene shows following features. देखो, promoter is located, ये सब बताया था मैंने कि आप अगर DNA strand को देखोगे तो मान लो ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है. तो ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, in this transcription unit, this part, this strand, right? This strand, can you see this strand? ये strand 3 to 5 है. और आपको पता है कि डीएनए या फिर न्यूक्लिक एसिड का कोई भी नया स्ट्रैंड इट वांट्स टू गेट फॉर्म्ड इन विच डायरेक्शन? 5 to 3. ये कौन से डायरेक्शन में बनना पसंद करता है? इट गेट्स फॉर्म्ड इन व्हाट? 5 to 3 डैश 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में. तो कौन से को देखकर बनेगा? ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग 3 डैश टू 5 डैश एंड को जब वो देखेगा तो नया स्ट्रैंड जो बनेगा वो 5 to 3 बनेगा. और जिस स्ट्रैंड को देखकर हम आरएनए या फिर डीएनए का कॉपी बनाते हैं उस स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं. तो हियर द टेम्पलेट स्ट्रैंड वुड बी 3 to 5. बट आप मुझे बताओ, अगर मैं 3 to 5 को कॉपी करूं
तो मेरे इस नए स्ट्रैंड पे जो कोडॉन्स आएंगे या फिर जो न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे, ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स इस 5 to 3 वाले की तरह आएंगे, इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं, द 5' to 3' डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज नोन एज व्हाट, कोडिंग स्ट्रैंड. सो दिस इज टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड दिस इज कोडिंग स्ट्रैंड. अब कह रहे हैं कि टू डिसाइड द लोकेशंस ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अलग अलग सेगमेंट्स को डिसाइड करने के लिए आपको कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस लेने की जरूरत होती है. तो कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पर आपको प्रमोटर मिल जाएगा और कोडिंग स्ट्रैंड के 3' एंड पर दिस इज कोडिंग स्ट्रैंड. तो ये कोडिंग स्ट्रैंड का 5' एंड ये हुआ एंड कोडिंग स्ट्रैंड का 3' एंड ये हुआ. इन पे टर्मिनेटर एंड इन बिटवीन देम दे हैज व्हाट, स्ट्रक्चरल जी. देखो, the promoter is located towards 5' end of the structural gene that is upstream. It is a DNA sequence that providing binding site for enzyme RNA polymerase. तो promoter क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाएगा what is promoter, तो बोलने का कि promoter is that site which allows or which gives the site for RNA polymerase enzyme binding. RNA polymerase binds to specific promoter. RNA polymerase किससे bind करता है? RNA polymerase binds to specific promoter. In prokaryotes, the enzyme recognizes the promoter by its sigma factor. तो आप याद रखो, प्रोकैरियोट्स में सिग्मा फैक्टर ऐड होता है जो प्रोकैरियोट्स को, जो प्रोमोटर में आरएनए पॉलीमरेज को ऐड करवाता है. क्योंकि मैंने आपको बताया था, देखो जब चैप्टर पढ़ा रहा था, कि आरएनए पॉलीमरेज जो है, आरएनए पॉलीमरेज का मेन काम क्या है भाई, पॉलीमराइजेशन करवाना. जो कौन से स्टेप में होता है, इलॉन्गेशन. मतलब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इलॉन्गेशन के लिए है, बट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जाकर प्रोमोटर में इनिशिएट भी तो करवाएगा. तो इनिशिएशन के लिए क्या, एक फैक्टर की जरूरत होती है जिसको बोलते हैं सिग्मा फैक्टर. स्ट्रक्चरल जीन्स, 2 strands of DNA have opposite polarity. Here the DNA dependent RNA polymerase catalyzes polymerization in 5 to 3' direction, बताया मैंने. So the DNA strand having 3' to 5' template act as what, template strand, and the other strand of DNA having the polarity 5 to 3 polarity is complementary to the template strand. Right? The sequence of bases in this strand is same as in RNA. मतलब इस strand में जो sequence of bases हैं वो RNA की तरह है, where thymine is replaced by what, uracil. It is the actual coding strand. ये क्या है, actual coding strand है. The information on this strand of DNA is copied on mRNA. This is called sense strand. इसको क्या कहते हैं, sense strand कहते हैं. The terminator is located at 3' end of coding strand. Terminator कहाँ located है, 3' end, that is downstream, and it defines the ends of the transcription unit. अब ये पूरा स्टेप समझा रहे हैं. पहले तो आप ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एक्सप्लेन कर देंगे, इसके अंदर आप बता देंगे प्रोमोटर कहाँ है, इसके अंदर आप बता देंगे स्ट्रक्चरल जीन के अंदर टेम्पलेट कौन है और कोडिंग कौन है. राइट. फिर उसके बाद हम देखेंगे स्टेप. तो आफ्टर बाइंडिंग टू प्रोमोटर, जैसे ही प्रोमोटर से बाइंड हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज मूव्स अलोंग द डीएनए एंड कॉजेज लोकल अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए. डीएनए का उस रीजन में, लोकल मतलब उस रीजन में अनवाइंडिंग होगा इनटू 2 चेन्स इन द रीजन ऑफ द जीन, जिसकी वजह से ATGC बेस इज प्रोजेक्ट्स इनटू द न्यूक्लियोप्लाज्म. मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म में जो भी ATGC है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में दिखने लगेगा. ओनली वन स्ट्रैंड फंक्शन एज टेम्पलेट, दैट इज एंटीसेंस स्ट्रैंड, एंड द अदर स्ट्रैंड इज कॉम्प्लीमेंट्री व्हिच इज एक्चुअली अ कोडिंग strand. The ribonucleoside triphosphate joins to bases of DNA template chain. As transcription proceeds, their hybrid DNA RNA molecule, जब पूरा ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है तो हाइब्रिड DNA RNA एक मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो जाता है और एक mRNA मॉलिक्यूल फ्री हो जाता है. देखो ऐसे एक mRNA मॉलिक्यूल फ्री हो जाता है. When RNA polymerase, देखो, When RNA polymerase reaches the terminator signal on the DNA, जब RNA polymerase terminator पे पहुंच जाता है तो वो क्लीव कर जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है. As the mRNA grows, the transcribed region of DNA molecule becomes spirally coiled. जब mRNA grow करता है तो जो transcribed region of DNA molecule है वो spirally coil होता है and attains regains double helical form. In bacteria, mRNA does not require any processing because it has no introns. बैक्टीरिया के अंदर कोई भी mRNA को कोई भी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती क्योंकि उसके अंदर इंट्रॉन्स नहीं मिलते. इंट्रॉन्स का मतलब होता है, मान लो मैंने ये mRNA बनाया बच्चों, ये mRNA का इतना पोर्शन कोड कर रहा है, मतलब प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ये प्रोटीन के लिए इतना पोर्शन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सॉन हो जाएगा. राइट. तो इन बैक्टीरिया mRNA डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग बिकॉज इट हैज नो इंट्रॉन्स. Prokaryotes possess only one type of RNA polymerase. In eukaryotes, there are 3 types of RNA polymerase. RNA polymerase 1, RNA polymerase 1 जो है वो rRNA को ट्रांसक्राइब करता है.
यूकैरियोट्स के अंदर 3 टाइप्स के आरएनए होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएनए पॉलीमरेज आरआरएनए बनवाता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 एमआरएनए बनवाता है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, और एचएनआरएनए व्हिच इज हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, जिसमें इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दोनों होंगे, क्योंकि यूकैरियोट्स में इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दोनों बनता है। RNA polymerase 3 is responsible for transcription of tRNA and small nuclear RNA। मतलब 1 जो है वो rRNA बनवाएगा, 2 जो है mRNA या फिर hnRNA बनवाएगा, और 3 जो है वो क्या बनवाएगा, snRNA बनवाएगा, स्मॉल न्यूक्लियर RNA। ठीक, अब देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। तो द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर mRNA tRNA, देखो डीएनए का कोई भी सीक्वेंस जो mRNA को कोड करे, tRNA को कोड करे, rRNA को कोड करे, उसे हम क्या कहते हैं, जीन। लेकिन सिस्ट्रॉन किसे कहेंगे, तो सिस्ट्रॉन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। मतलब अगर कोई भी डीएनए का सेगमेंट है वो टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए बना रहा है तो उसे आप जीन कहोगे। लेकिन डीएनए का वो सेगमेंट जो प्रोटीन के लिए फिर पॉलीपेप्टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे आप क्या कहोगे, जीन कहो, सिस्ट्रॉन कहोगे, सिस्ट्रॉन। A single structural gene in the transcription unit is said to be monocistronic। मान लो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर एक ही स्ट्रक्चरल जीन है तो उसको मोनोसिस्ट्रॉनिक कहेंगे। Whereas long segment of DNA having set of various structural genes in the transcription unit is referred to as polycistronic। जैसे कि प्रोकैरियोट्स में बच्चों, प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रॉनिक मिलता है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब उसके एक ही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। Now we'll talk about structural genes in eukaryotes have interrupted non-coding sequences। यूकैरियोट्स के अंदर जो स्ट्रक्चरल जीन है उनके अंदर इंटरप्टेड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, इंट्रॉन्स होते हैं। द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस सीक्वेंस आर डिफाइंड एज एक्सॉन्स। कोडिंग सीक्वेंसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सॉन्स कहते हैं। ओनली एक्सॉन्स अपीयर इन प्रोसेस्ड एमआरएनए इन यूकैरियोट्स। मतलब एक्सॉन्स ही हैं जो प्रोसेस करते हैं, मतलब एक्सॉन्स आर प्रोसेस्ड एमआरएनए इन यूकैरियोट्स। प्रोसेसिंग ऑफ एचएनआरएनए, व्हाट इज एचएनआरएनए, एचएनआरएनए का मतलब वो आरएनए, ये दिख रहा होगा आपको डायग्राम, जरा ध्यान से देखो इस डायग्राम को, ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये एचएनआरएनए है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें ये इंट्रॉन है, मतलब ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। इनके बीच में ये जो गोल, ये जो येलो पार्ट है ये कोडिंग है, मतलब ये एक्सॉन्स है। अब प्रोटीन बनाने के लिए जरूरत इंट्रॉन्स की है ही नहीं, जरूरत किसकी है, एक्सॉन्स की। तो क्या होता है यहाँ पे, एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। देखो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज नॉन फंक्शनल and contains both exons and introns। During the processing, only introns are removed by the process called splicing। Splicing करके कट कर देंगे, और फिर कट करने के बाद करेंगे कैपिंग और टेलिंग। तो देखो the exons are joined in definite sequence by DNA ligase। देखो एक बार सारे ये कट कर दिए एक्सॉन्स, सॉरी सारे इंट्रॉन्स जब एक बार कट कर दिए तो ये इंट्रॉन्स कट करने के बाद यहाँ पे क्या जोड़े हमने, इनको मतलब एक्सॉन्स को जोड़े, किसके मदद से, डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से। तो हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए अंडरगोज द प्रोसेसिंग ऑफ कैपिंग एंड टेलिंग। पहले क्या करेंगे, कैपिंग करेंगे। कैपिंग मतलब इनको स्टेबल करने के लिए। तो कैपिंग में मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड करेंगे। विल ऐड व्हाट, विल ऐड मिथाइलेटेड guanosine triphosphate to 5' end of hnRNA। In tailing, polyadenylation take place at 3' end। Tailing में polyadenylation होता है, take place at 3' end। It is the fully processed hnRNA, now called mRNA। For translation, mRNA is transported out of the nucleus। mRNA को क्या करते हैं, बाहर ट्रांसपोर्ट कर देता है, out of the nucleus through nuclear pore, right। अब है टॉपिक जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड में बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो आप ध्यान से सुनना। तो ये सब इतना कुछ आएगा नहीं, इसके एमसीक्यूज आप कर लेना। तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा आपको ऐसे ब्रीफ में देखना होगा। कैसे देखना होगा भाई, फ्रांसिस क्रिक ने बोला कि इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कोडेड लैंग्वेज क्रिप्टोग्राम, जिसको बोलते हैं जेनेटिक कोड। That contains code words codon, each one called as each one specifying specific amino acid। हर कोडॉन एक अमीनो एसिड स्पेसिफाई करता है, इसको बोलते हैं जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड, a single nitrogen base in a codon will encode for only 4 different types of amino acids, right। A combination of 2 nitrogen bases, ये सिखाया है मैंने। एक रहेगा, अगर एक ही नाइट्रोजन बेस का आप कोडॉन बना रहे हो तो सिर्फ 4 ही टाइप के अमीनो एसिड्स पॉसिबल है, जबकि हमें पता कितने हैं, 20 हैं।
अगर 2 रहेगा तो कितना होगा, 16 ही पॉसिबल होंगे, क्योंकि द फॉर्मूला इज व्हाट, 4n, राइट। अगर 4 है, 4 से सॉरी 3 से बन रहा है, 3 से, तो 4 3 में क्या आ जाएगा बोलो, 64 आ जाएगा। और 64 अमीन सॉरी 64 कोडॉन्स कैन कोड फॉर 20 अमीनो एसिड्स। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी दिखता है जिसको हम बोलते हैं कोड ऑफ डीजेनरेसी, राइट। हरगोबिंद खुराना, ये याद रखना, प्रिपेयर्ड चेन्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड विथ नॉन रिपीटेड सीक्वेंसेस ऑफ 2 और 3 न्यूक्लियोटाइड्स। ये कुछ 2 और 3 न्यूक्लियोटाइड्स का हरगोबिंद खुराना ने लैब में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाया था, राइट। आपको ये पूरा टेबल याद, टेबल आएगा नहीं एग्जाम में, बोर्ड में नहीं आता है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। 3 कॉलम्स बना लो, एक ये बना लिया, एक ये बना लिया, एक ये बना लिया, और टोटल 16 बॉक्सेस बना लो। हर बॉक्सेस में 4 4 पॉसिबिलिटी रखो। इसका यू ले लो, यू ले लो, यू ले लो, यू ले लो, इसका भी यू ले लो, यहाँ पे भी यू यू यू, फिर यहाँ से चेंज करना है, UCAG ऐसे करना है। तो हर जगह यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ से यू उठा लिया, यू उठा लिया, यू उठा लिया, यू उठा लिया, यहाँ से चारों में सी उठा लिया, फिर UCAG कर दिया। ऐसे करोगे तो आपको 64 पॉसिबल कोडॉन्स मिल जाएंगे। कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। 3 मार्क के लिए अगर आया तो 6 लिखना है, 2 मार्क के लिए आया तो 4 लिखना है। देखो कैसे। पहला पॉइंट क्या है, जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट कोडॉन, ये तो आपको पता है। ट्रिपलेट कोडॉन का मतलब क्या भाई, सीक्वेंस ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव बेसिस कॉन्स्टिट्यूट कोडॉन। 3 कॉन्सिक्यूटिव बेसिस का सीक्वेंस डीएनए पर, सॉरी एमआरएनए के 3 कॉन्सिक्यूटिव बेसिस के सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। विच स्पेसिफाइज वन पर्टिकुलर अमीनो एसिड, जो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। Base sequence in a codon is always 5' to 3' direction. In every living organism, genetic code is a triplet codon. हर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक कोड एक ट्रिपलेट कोडॉन होता है, ठीक। नाउ विल टॉक अबाउट जेनेटिक कोड हैज डिस्टिंक्ट पोलैरिटी। जेनेटिक कोड में डिस्टिंक्ट पोलैरिटी होती है, मतलब इट शुड ऑलवेज रीड इन डेफिनेट पोलैरिटी। मतलब 5 to 3' हमेशा रीड करना होता है। 3 to 5' अगर आप रीड करोगे तो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। जैसे कि इसका देख लो एग्जांपल, 5 to 3 रीड किया तो AUG आ रहा है, और 3 to 5 रीड किया तो GUA आ रहा है, जो गलत हो जाएगा। वो अलग ही अमीनो एसिड बनाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है, एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड बना सकता है। जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। जेनेटिक कोड जो होता है इट इज नॉन ओवरलैपिंग, मतलब क्या कि ऐसे नहीं हो सकता। देखो अगर क्वेश्चन आया ना तो आप लिख दे रहे हो कि द नाइट्रोजन बेसिस फॉर द जेनेटिक कोडॉन कैन नॉट बी ओवरलैपिंग, जैसे कि AUGGCCAG है ऐसे, तो 3 का एक कोडॉन बन गया। अब बोल रहे हैं 3 का ही बनाना है तो ऐसे बना लो ना, तो बस इस केस में क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा। ओवरलैपिंग होना नहीं चाहिए। जेनेटिक कोड इज फॉर्मलेस, मतलब क्या, जेनेटिक कोड के बीच में देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क और गैप्स प्रेजेंट। जेनेटिक कोड एज डीजेनेरेसी। डीजेनेरेसी का मतलब क्या, एक्सप्लेन करें अगर तो, एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड बना सकता है, but एक ही अमीनो एसिड can be coded by more than one amino acid, sorry can be coded by more than one codon। इसी को कहता है जेनेटिक कोड एज डीजेनरेसी। देखो लिखा है, a single usually single amino acid is encoded by single codon, however some amino acids are encoded by more than one codon। कुछ अमीनो एसिड जो है वो एक से ज्यादा कोडॉन से एनकोड हो सकते हैं। सिस्टीन has 2 codons while isoleucine has 3 codons। सिस्टीन एक ही अमीनो एसिड है, 2 कोडॉन से कोड होता है, आइसोल्यूसिन 3 कोडॉन से कोड होता है। This is called degeneracy of the code। Degeneracy of the code is explained by Wobble hypothesis। Degeneracy of code किससे explain होता है, Wobble hypothesis से। Here the first 2 bases in different codons are identical but the third one varies। तो first 2 bases जो हैं वो codons में क्या क्या होता है, अलग अलग होता है, but identical third one में identical होते हैं। Genetic code is universal। Genetic code is universal का मतलब by and large in all living organisms the specific codon specifies सेम अमीनो एसिड। मतलब क्या, प्रोकैरियोट्स में अगर AUG मीथियोनिन कोड कर रहा है तो वो दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मीथियोनिन कोड करेगा, राइट। कोडॉन AUG always specifies amino acid methionine in all organisms from bacteria to up to humans। Genetic code is non-ambiguous। Specific amino acid is encoded by a particular codon। एक अमीनो एसिड एक ही कोडॉन से कोड होता है, राइट। ये तो बताया। अल्टरनेटिवली 2 different amino acids will never be encoded by the same codon।
ये इंपॉर्टेंट है, इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन कोडॉन. सम कोडॉन्स आर स्टार्ट कोडॉन्स व्हिच विल स्टार्ट और इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. AUG always an initiator codon in any and every mRNA. ये इंपॉर्टेंट है. And UAA, UAG and UG are what? Termination or stop codons. Now we'll talk about universal codon. Genetic code is universal. Genetic code is universal का मतलब क्या? It is सेम अमीनो एसिड. मतलब ये वाला पॉइंट तो रिपीट ही कर दिया इन लोगों ने, वैसे ही कर दिया. कोडॉन एंड एंटी कोडॉन. कोडॉन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए. Example AUG is a part of DNA, right? Codon is a part of DNA. Example AUG is codon. It is always represented as 5' to 3'. Anticodon is a part of tRNA. It is always represented as what? UAC. ठीक है. म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड में इतना क्वेश्चन नहीं आएगा. ये tRNA का स्ट्रक्चर आपको ये वाला आना चाहिए कि tRNA के इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्लोवर लीफ मॉडल. क्लोवर लीफ मॉडल में आप लिख लेना कि tRNA इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA molecule which looks double stranded due to various foldings. अब यहाँ पे कुछ साइड्स दिखते हैं. देखो, ये इस साइड को एंटीकोडॉन लूप कहते हैं. इस साइड को कहते हैं टी साई सी लूप. इसको कहते हैं DHU लूप. फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं. टी साई सी और DHU लूप और एंटीकोडॉन लूप में 7 अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं. बाकी जगह पेयर्ड होते हैं. ये है 3' end. 3' end is the amino acid binding site. और anticodon loop forms complementary base pairing. The anticodon loop of tRNA forms the complementary base pairing with the codon present on the mRNA, and that's how it forms structure which is responsible for translation. Next topic is translation. ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ना डायरेक्टली स्टेप्स एक्सप्लेन करना है, राइट? ट्रांसलेशन में आप क्या लिखेंगे? ट्रांसलेशन में आप लिख देना कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन on the basis of sequences present in mRNA. On the basis of sequences present in mRNA is known as what? Translation. ये अपने मन से बना लेना और फिर आप लिख देना कि इसमें मैकेनिज्म क्या है, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन बनता कैसे है. तो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन अकर्स इन 3 steps. Translation occurs in 3 steps. ये पूरा लिखना है आपको. It occurs in 3 steps: initiation, elongation and termination. ठीक है. ये पूरा पैराग्राफ आप रीड करें. मैं एक बार रीड कर देता हूं. देखो, इनिशिएशन में क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन होगा. एक्टिवेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब क्या? Activation of amino acid is polypeptide. Activation of amino acid is essential before translation initiates, for which ATP is essential. बोल रहा है कि ATP जरूरी है अमीनो एसिड्स को एक्टिवेट करने के लिए. सबसे पहले क्या होगा इनिशिएशन में? mRNA पे जो स्मॉल सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट जो 30S होता है प्रोकैरियोट्स में और 40S होता है यूकैरियोट्स में, वो जाएगा एंड इट अटैचेस टू mRNA. एंड व्हाट मतलब ये mRNA है ना, तो इस mRNA के यहाँ पे आके छोटा वाला राइबोसोम अटैच हो जाएगा, स्मॉलर सब यूनिट अटैच हो जाएगा. इनिशिएटर कोडॉन AUG इज प्रेजेंट ऑन mRNA. यहाँ पे इनिशिएटर कोडॉन AUG प्रेजेंट होगा. देखो लिखा है. देखो, पहले स्मॉलर सब यूनिट जाकर बाइंड हो गया, फिर यहाँ पे AUG इनिशिएटर कोडॉन होगा. इस AUG पे आके mRNA बाइंड करेगा और tRNA बाइंड करेगा. tRNA बाइंड कर साथ साथ एक अमीनो एसिड ला रहा है जो स्टार्ट कोडॉन को रीड करके आया है. स्टार्ट कोडॉन को रीड करके जो अमीनो एसिड आता है वो आता है मीथियोनिन. प्रोकैरियोट्स में फॉर्माइल मीथियोनिन आता है और वैसे मीथियोनिन आता है. फिर आता है बच्चों लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम. ये है लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम. ये जाकर यहाँ बाइंड होगा. अब ये लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जैसे ही बाइंड होगा, ये देखो बच्चों, आपको ना ट्रांसलेशन आया ना, तो ये पूरा डायग्राम बनाना है आपको और प्रोसेस एक्सप्लेन करना है. इनिशिएशन में क्या हो रहा है आप याद रखो. इनिशिएशन में स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जो है अटैचेस टू mRNA एट 5' end. वहां लिखा है पैराग्राफ में, तो वो एक बार रीड करेंगे आप. फिर इनिशिएटर tRNA, द चार्ज्ड अमीनो एसिड tRNA कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं अमीनो एसिड tRNA कॉम्प्लेक्स. ये चार्ज्ड है, मतलब इसमें ATP लगा हुआ है. बाइंड्स टू द AUG, द स्टार्ट कोडॉन को बाइंड करेगा. फिर लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम अटैचेस टू mRNA in such a way that the larger subunit has what? 3 sites.
larger subunit of ribosome has 3 sites, that is ape site. कैसे याद रखोगे? ape site. A is what? Amino acid tRNA site, P is what? Peptidyl site, and E is what? Exit site. तो हमेशा याद रखो कि the larger subunit of ribosome attaches to mRNA in such a way that it occupies that the first amino acid tRNA complex always occupies what? P site. First amino acid tRNA complex always occupies P site, right? हमेशा. फिर उसके बाद सेकेंड वाला जो आएगा, ये मतलब ये मूव करेगा, दिस द राइबोसोम मूव्स अलोंग द आरएनए, राइबोसोम्स मूव्स अलोंग द आरएनए इन द डायरेक्शन 523, मतलब 5 की अब यहां जा रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है. तो जब वो इस तरफ मूव करेगा, देखो अभी नहीं मूव करेगा, सॉरी, जो सेकेंड अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स है वो कहां आ जाएगा? इट कम्स इनटू ए साइट. द फर्स्ट अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स ऑलवेज ऑक्यूपाइज पी साइट एंड सेकेंड अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स ऑलवेज ऑक्यूपाइज ए साइट. अब ये बाइंड करने के बाद इनके बीच में जो अमीनो एसिड्स हैं, दिस अमीनो एसिड्स फॉर्म्स बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड इज नोन एज व्हाट? राइबोजाइम. सॉरी, ये बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड है और ये पेप्टाइड बॉन्ड को कैटालाइज किसने करा? राइबोजाइम ने. अब क्या हुआ? दिस राइबोसोम विल मूव इन दिस डायरेक्शन. जब ये मूव करेगा तो आप बताओ, ये वाला फर्स्ट अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स विल एंटर एग्जिट साइट and the second amino acid tRNA complex will enter P site and A site is vacant again. So A site में now third will bind. In this way elongation takes place. Initiation में आपने क्या लिखा? Initiation में लिखा smaller subunit binds tRNA complex, larger subunit occupies the first amino acid tRNA complex. फिर second में आपको क्या लिखना है? Second amino acid tRNA complex. ये सब initiation में लिखना है. देखो पूरा लिखा है, ये सब वही लिखा है जो मैंने बताया, ठीक है. फिर जाकर जब पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा तो प्रोसेस इनिशिएट हो चुका है. अब क्या होगा? इलोंगेशन में आप क्या लिखोगे? ये देखो, ये पूरा ए है यहां तक और ये बी है. इलोंगेशन में आप क्या लिखोगे? mRNA मूव्स अलोंग. ए मतलब इनिशिएशन, बी मतलब इलोंगेशन, सी मतलब टर्मिनेशन. तो आप इलोंगेशन में क्या लिखोगे? के mRNA moves along the ribosome. Sorry, ribosomes moves along the mRNA. जब ribosomes mRNA पे मूव करेंगे तो मेकिंग द ए साइट वैकेंट, ए साइट खाली करेंगे और ए साइट में थर्ड वाला आएगा, फिर से पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा. इन दिस वे पॉलीपेप्टाइड चेन इज फॉर्म, राइट? पॉलीपेप्टाइड चेन बनता जाएगा एंड एज सून एज टर्मिनेशन में क्या लिखोगे? एज सून एज the ribosome reaches the stop codon, as soon as the ribosome reaches the mRNA reaches the stop codon, right? So it does not codes for any site and the polypeptide chain is broken, मतलब वहां पे and translate termination has occurred. ये पूरा लिखना है. हेलो, समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. तो ये आंसर आप लोग प्रिपेयर करेंगे, हाँ, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन. नाउ विल टॉक अबाउट lack operon. Regulation of gene expression. What do you mean by regulation of gene expression? कह रहे हैं it is multi-step process by which a gene is regulated. कह रहे हैं कि जीन को कहाँ रेगुलेट करना है, ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है and its product is synthesized. Thus gene expression results in the formation of a polypeptide. इसीलिए gene expression हमेशा क्या बनाता है? Polypeptide बनाता है. Gene expression process is regulated at different intervals, different levels. In eukaryotes the regulation can be at different levels. मतलब यूकैरियोट्स में रेगुलेशन करना मतलब क्या? कि प्रोटीन बनवाना है या फिर नहीं बनवाना है, मतलब उसकी जरूरत है या फिर नहीं है. अगर प्रोटीन की जरूरत है तो प्रोटीन सिंथेसिस करवाना है, नहीं है तो रोकना है. कौन कौन से लेवल पे हम रेगुलेट कर सकते हैं? ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर, प्रोसेसिंग लेवल पर. आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोडक्ट इज HNRNA,
HNRNA से क्या पड़ता है आपको, mRNA बनाना पड़ता है। तो ये करने के लिए इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं बाहर साइटोप्लाज्म में, फिर ट्रांसलेट करते हैं। तो इनमें से किसी पे भी रोक सकते हैं। इसका एक बढ़िया एग्जांपल हमें मिल रहा है लैकोपेरॉन। आपको डिस्क्राइब लैकोपेरॉन इन डिटेल आया ना, तो आप कुछ मत करना, ये पैराग्राफ का चिंता ही मत करना। आप डायरेक्ट यहाँ आना, ये डायग्राम पे आना, बस आप ये ड्रॉ कर देना, फुल मार्क्स मिल जाएगा। इसको बोलते हैं वर्किंग ऑफ लैकोपेरॉन। आप क्या लिखना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देना। इंट्रोडक्शन में लिखना कि लैकोपेरॉन इज अ मैकेनिज्म, लैकोपेरॉन ओपेरॉन is a segment of gene. Lactoperon is what बच्चों, is a segment of, segment of DNA. Lactoperon is a segment of DNA that controls, that controls what, that controls lactose metabolism. ये क्या करता है, lactose metabolism को कंट्रोल करता है, राइट, lactoperon. तो lactoperon is a segment of gene and it is found in E. coli. So lactoperon concept is found in what, prokaryotes. Yes, we are learning transcription in prokaryotes. So for this, they has, for lactoperon, the prokaryotes has a transcription unit. This is a transcription unit. So in the transcription unit, lactoperon of prokaryotes, in the transcription unit lactoperon of prokaryotes, you'll find some additional genes. आपको क्या क्या पता है, आपको पता है कि promoter होता है, promoter होता है ट्रांसक्रिप्शन में, स्ट्रक्चरल जीन होता है और टर्मिनेटर होता है. सो दिस आर द थ्री थिंग्स विच यू ऑलरेडी नो इज फाउंड इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. बट आपको ना अगर एनसीईआरटी याद है, मेरा चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने लिखाया था आप लोग को कि सम साइट्स अदर देन दिस साइट्स, इन साइट्स के अलावा और कुछ साइट्स लाइक ऑपरेटर साइट और रेगुलेटरी जीन भी प्रेजेंट हो सकते हैं. प्रोमोटर के अलावा भी कुछ जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं इनमें, कुछ रीजन्स प्रेजेंट हो सकते हैं. प्रोमोटर के अलावा सम रीजन्स में भी प्रेजेंट. तो वो कौन कौन से रीजन्स हैं इनमें, तो इनमें कैसे याद रखोगे आप, आर, दिस इज रेगुलेटरी जीन, दिस इज रेगुलेटरी जीन, रिप्रेसर, रेगुलेटरी के बाद यू हैव व्हाट, प्रोमोटर. रेगुलेटरी को इनहिबिटरी जीन भी कहते हैं, दिस इज इनहिबिटरी जीन, इनहिबिटरी जीन, राइट. और ये है ये आपका प्रमोटर है, ये ऑपरेटर है और ये स्ट्रक्चरल जीन है. इनके स्ट्रक्चरल जीन में तीन सेगमेंट्स होते हैं, तीन सिस्ट्रॉन होते हैं. ये Z है, Y है, A है. Z जीन, Y जीन, A जीन, जया करके याद रखता हूं मैं. अब याद रखो, दिस रेगुलेटरी जीन ऑलवेज एक्सप्रेसेस, रेगुलेटरी जीन वेदर द लैक्टोज इज प्रेजेंट और नॉट. लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म करना है, लैक्टोज को ब्रेक करके बीटा गैलेक्टोज में कन्वर्ट करना है. तो लैक्टोज को ब्रेक करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड सम एंजाइम्स. वो एंजाइम्स ये जया ही बनाते हैं, राइट. जेड जीन, वाई जीन, ए जीन. अब इसमें क्या होता है, रेगुलेटरी जीन वेदर द लैक्टोज इज प्रेजेंट और नॉट, लैक्टोज है या फिर नहीं है, मेटाबॉलिज्म करने की जरूरत है या फिर नहीं है, हमेशा रेगुलेटरी जीन एक्सप्रेस होता है. एंड दिस एक्सप्रेस्ड रेगुलेटरी जीन विल प्रोड्यूस अ प्रोटीन. ये एक प्रोटीन बनाता है जिस प्रोटीन का क्या नाम है, रिप्रेसर प्रोटीन. और ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है ये जाकर कहाँ बाइंड हो जाता है, ये जाकर बाइंड हो जाता है ऑपरेटर रीजन में. रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू ऑपरेटर रीजन. अब क्या हुआ, यहाँ पे इंड्यूसर नहीं था. इंड्यूसर मतलब क्या भाई, जरूरत. जरूरत क्या होती है, जरूरत इज लैक्टोज. अगर इकोलाई के पास लैक्टोज है तो मेटाबॉलिज्म की जरूरत है, मेटाबॉलिज्म, लैक्टोज नहीं है तो मेटाबॉलिज्म की जरूरत नहीं है. तो ये जो रिप्रेसर है, ये रिप्रेसर जाता है और ऑपरेटर पे बाइंड हो जाता है. ऑपरेटर पे बाइंड होने की वजह से ये जो आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोमोटर पे बाइंड हुआ. अब ये प्रोमोटर से बाइंड करके ZYA पे आएगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा. लेकिन अब क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ पे आकर बाइंड कर दिया है ऑपरेटर को, तो दिस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कैन नॉट मूव टू व्हाट, द स्ट्रक्चरल जीन. इट कैन नॉट मूव टू
स्ट्रक्चरल जीन, ये स्ट्रक्चरल जीन में मूव नहीं कर सकता, राइट? तो हेंस इट कैन नॉट फॉर्म इट्स प्रोटीन, ये अपना प्रोटीन भी नहीं बना सकता, तो इंड्यूसर एब्सेंट है तो जरूरत भी नहीं है। अब मान लो दूसरा केस आता है, इस केस में क्या हुआ, रेगुलेटरी जीन एक्सप्रेस होगा, देखो बना है रिप्रेसर प्रोटीन, बना है रिप्रेसर प्रोटीन, इंड्यूसर हो या ना हो दोनों वक्त बनेगा। अब इस रिप्रेसर से जाकर कौन बाइंड हो जाएगा, लैक्टोज, क्योंकि लैक्टोज प्रेजेंट है। अब रिप्रेसर प्रोटीन खुद इनएक्टिवेट हो गया तो वो ऑपरेटर पे जाके बाइंड नहीं करेगा, और जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर पे था वो अब ZYA पे मूव कर गया, तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया और प्रोटीन्स और एंजाइम्स जो मेटाबॉलिज्म लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने के लिए चाहिए थे वो मिल गए। दिस इज हाउ इट वर्क्स। उसके बाद आता है बच्चों जीनोमिक्स। जीनोमिक्स इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस है जो मैं मार्क कर रहा हूं, आप याद रखना। ये एक डेफिनेशन याद करना, व्हाट इज जीनोम? जीनोम इज द टोटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। द टर्म जीनोमिक्स वाज गिवन बाय TH रॉड्रिक, ये एक याद करना। जीनोमिक स्टडी में भी क्लासिफाइड, ये नहीं याद करने की जरूरत है। एप्लीकेशन ऑफ जीनोमिक्स यू रीड, वेरी इंपॉर्टेंट। जीनोमिक्स जो चीज है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वो कहाँ अप्लाई करते हैं हम? तो जीनोमिक्स इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू डेवलप ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हैविंग मोर डिजायरेबल कैरेक्टर्स। जीनोमिक्स जो है वो एग्रीकल्चर में यूज करते हैं ताकि हम ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बना सकें। जीनोमिक्स मतलब टोटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म का पूरा अगर हमें जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पता है तो हम जो है डिजायरेबल कैरेक्टर्स बना सकते हैं प्लांट्स के। जेनेटिक मार्कर्स डेवलप इन जीनोमिक्स हैव एप्लीकेशंस इन फॉरेंसिक एनालिसिस। जेनेटिक मार्कर्स बना सकते हैं जिससे हम फॉरेंसिक एनालिसिस भी कर सकते हैं, वी कैन डू फॉरेंसिक एनालिसिस। फिर जीनोमिक्स कैन लीड टू इंट्रोड्यूस न्यू जीन इन माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के अंदर जीनोमिक्स की मदद से हम नए जीन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे हम एंजाइम्स बना सकते हैं, थेराप्यूटिक प्रोटीन्स बना सकते हैं और बायोफ्यूल्स बना सकते हैं। एक प्रोजेक्ट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो 1990 में आया था और 2003 में कंप्लीट हुआ था, 13 साल चला था। आपको याद रखना है कि ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन हुगो है। इंटरनेशनल पार्टनर्स इसके कौन कौन से हैं? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, जापान, इंडिया, ये सारी चीजें हैं। द मेन एम्स ऑफ द प्रोजेक्ट आर, इस प्रोजेक्ट के मेन एम्स पढ़ लेना। क्या है? मैपिंग द एंटायर ह्यूमन जीनोम, मैपिंग द एंटायर ह्यूमन जीनोम एट द लेवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे मैप करना है, मैप करना मतलब पता करना। टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम प्रोजेक्ट्स इन डेटाबेस, डेटाबेस में इंफॉर्मेशन जो भी कलेक्ट किया है आपने उसको स्टोर करना, इनका एम है। टू डेवलप टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर एनालिसिस ऑफ द डाटा, डेटा कंप्यूटर और टेक्निक्स बनाने हैं। ट्रांसफर ऑफ द रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू द प्राइवेट सेक्टर्स, जो भी चीजें बनाई हैं उसको ट्रांसफर भी करना है। टेकिंग केयर ऑफ लीगल, एथिकल एंड सोशल इश्यूज विच में अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। ठीक है। HGP, which is associated with rapid development of new area in biology, is called bioinformatics। ये एक चीज याद रखना है। तो हमने किस किस ऑर्गेनिजम्स के जीनोम्स के सीक्वेंस बना लिए हैं? इकोलाई का बना लिया है, सिनरबडाइटिस एलेगेंस के बना लिए हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया का बनाया है, ड्रोसोफिला का बना लिया है, राइट, राइस और म्यूस्कुलस माउस का बना लिया है। ये कुछ याद रखना है आपको। ये कुछ डेटा है, ये आप पढ़ लेना एग्जाम से पहले, जाने से पहले, बोर्ड के लिए इतना जरूरी है नहीं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स पढ़ने हैं आपको। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के क्या स्टेप्स हैं देखो ध्यान से, अगर आप डायग्राम देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मतलब पता करना भाई, फॉरेंसिक साइंस में यूज होता है ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आप क्या करोगे, मान लो आपको क्राइम स्पॉट से एक सैंपल मिला, उस सैंपल से आप डीएनए निकाल लोगे। आपको डीएनए निकालना सिखाया है मैंने बायोटेक्नोलॉजी में। क्या करोगे, जो भी सैंपल है उस सैंपल के सेल को फोड़ोगे। जब सेल को फोड़ोगे तो उसके अंदर चिल्ड इथेनॉल डालोगे और डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाएगा। उस प्रेसिपिटेटेड डीएनए पे आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो सीजर्स की तरह काम करता है उसको लगाओगे, आपको डीएनए फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे। इन डीएनए फ्रेगमेंट्स की मदद, इन डीएनए के टुकड़ों को आप इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट कर लोगे। और ये सेपरेट करने के बाद यू विल ट्रांसफर इट टू व्हाट, सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग करोगे, ट्रांसफर इट टू मेम्ब्रेन, नाइलॉन की मेम्ब्रेन होती है। ये क्या चीज लिखा हुआ है देखो, देखो लिखा है नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर होता है या फिर नाइलॉन मेम्ब्रेन होता है। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स आर ट्रांसफर्ड टू अ नाइलॉन मेम्ब्रेन और अ नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर by placing it over the gel and soaking them with filter paper overnight, right?
फिर फिल्टर करने के बाद सिलेक्टेड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोब्स लोगे, मतलब जो भी आपको डाउट है वो प्रोब लो। प्रोब प्रोब मतलब कहाँ से, जो भी जिनके जो भी सस्पेक्ट्स हैं, सस्पेक्ट्स मतलब क्राइम स्पॉट पे जो लोग अवेलेबल थे उनके डीएनए तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो उनके डीएनए का एक स्ट्रैंड लो और ये सैंपल में एक स्ट्रैंड लो, दोनों को हाइब्रिडाइज कराओ। जब आप हाइब्रिडाइजेशन करोगे, अगर हाइब्रिडाइजेशन हो गया और नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे एक्सरे निकालने के बाद आपको हाइब्रिड्स दिखे, डीएनए डीएनए हाइब्रिड्स दिखे, तो आप बोल देंगे कि भाई इट इज कंफर्म। ये क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो यू हैव थ्री एप्लीकेशंस। DNA fingerprinting is used to solve problems of rape and some complicated murder cases. DNA fingerprinting is used to find out the biological father or mother or both of the child in case of disputed parentage. DNA fingerprinting is used in pedigree analysis in cats, dogs, horses, and humans. With this, we have done with the chapter. You have doubt in any section of this topic? मैं ना इसके 10 हॉट क्वेश्चन, 10 जो है ना मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस स्टेटमेंट फॉर्म में मैं लिख के भेजूंगा, तो आप लोग वो क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे। हेलो, Okay, sir. एनी डाउट? No, sir. ठीक है, देन विल स्टॉप द मीटिंग। कृष्णा मैम। हाँ सर, एंड कर रही हूँ। ठीक है।